अस्सलाम वालेकुम जी। सियाचिन ने भी झुककर जिन्हें सलाम किया। मेरा ये मज़मून अफ़वाज पाकिस्तान के मजल्ले हिलाल में सन 2020 में मई के शुमारे में शाया हुआ था और ये है ऑपरेशन चुमक के बारे में। सियाचिन दुनिया का बुलंद तरीन महाज़े जंग, जहाँ दुश्मन से बड़ा एक और दुश्मन है, वो है शदीद तरीन मौसम, जहाँ का दर्जा हरारत सर्दियों में -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। बर्फ का वो सहरा जहां बर्फानी तूफान और लैंडस्लाइड होना मामूल की बात है, जहां खून मुंजमद कर देने वाली बेमहर हवाएं जिस्म जान को शल कर देती हैं। लेकिन सलाम है इस्म हिम्मत के वो पैकर के जिनके सीने में दिल की जगह पाकिस्तान धड़कता है। वो बर्फ के जालिम रेगिस्तान में भी वॉलंटियर करके जाते हैं कि इस बुलंद तरीन मकाम पर भी सब्ज हिलाली परचम उसी आंच से लहराता रहे। सियाचिन, जहां के बर्फीले तोदों तले कितने सजदे मदफून हैं, जिसकी यखबस्ता वादी में कितनी अजानों, कितने नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आज भी गूंजते हैं। ये है सियाचिन, बहादुरों का मस्कन। कुछ फतुहात लौहे आसमानी पर लिखी जा चुकी होती हैं। आज की तहरीर दुनिया के बुलंद तरीन महाज़े जंग सियाचिन की तारीख के एक अहम तरीन मारके ऑपरेशन चुमक की दास्तान। तहरीर मेरी जरूर है, लेकिन तफसीलात और वाक़यात उन दो गाजियान चुमक के हैं जिन्होंने दुनिया के बुलंद तरीन महाज़े जंग पर वो दास्तान शुजात रकम की कि आज भी चुमक सेक्टर की चोटियां नवीद बेस और कामरान टॉप के नाम से पहचानी जाती हैं, जिनके फातहीन उस वक्त के कैप्टन कामरान सितारे जुर्रत और लेफ्टिनेंट नवीद सितारे जुर्रत और आज के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद कामरान सितारे जुर्रत तमग़े इम्तियाज और मेजर नवीद सितारे जुर्रत तमग़े इम्तियाज हैं। मैं रिटायर्ड का लफ्ज साथ नहीं लगा रही, क्योंकि मेरा मानना है कि पाक फौज का कोई गाजी, कोई सिपाही कभी रिटायर नहीं होता। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान इस मिस्र इकबाल के सांचे में ढले हैं। जिस खाक से उठे थे कभी तारिक खालिद, इस खाक मुक़द्दस से खमीर इनके उठे हैं। ये दास्तान सरफरोशी उस वक्त शुरू होती है कि जब अप्रैल 1989 के अवाइल में सिग्नल्स के एक मुस्तैद ऑपरेटर ने अपने सेट पर दुश्मन के कुछ पैगामात सुने जो कि सियाचिन में चुमक सेक्टर के इलाके में उसके खतरनाक अज़ाइम की निशानदेही कर रहे थे। दुश्मन का मकसद इस इलाके की बुलंद तरीन चोटी 0.22158 पर पहुंचकर अपनी पोस्ट कायम करना था। अगर वो अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब हो जाता है तो इस चोटी के सामने दूर तक नजर रख सकते थे और बासानी पाकिस्तान की निस्बतन ज़ेरे पोस्ट पर फायर गिरा सकते थे। इत्तला के मुताबिक दुश्मन आहिस्ता आहिस्ता उस चोटी पर पेशकदमी कर चुका था। पाक फौज के पास इस खतरनाक सूरत हाल से निपटने का सिर्फ एक हल मौजूद था कि हिंदुस्तानी ट्रूप से पहले हम इस चोटी पर पहुंच जाएं और उसको ऑक्यूपाई करके अपनी पोजीशन को स्टैब्लिश कर लें। वक्त कम था, दुश्मन से इलाका बचाना था। अगर पैदल फौज भेजी जाती तो बहुत वक्त लगता और दुश्मन की नजरों में भी आ जाती। हेलीकॉप्टर के जरिए भी टीम भेजना नामुमकिन था, क्योंकि बर्फानी ढलान पर हेलीकॉप्टर का उतरना भी मुश्किल था। एक आखिरी जरिया बचा था, स्लिंग ऑपरेशन, यानी नौजवानों को हेलीकॉप्टर से रस्से से लटकाकर एक एक करके चोटी के करीब किसी मुनासिब जगह पर गिराया जाए। मेरी मालूमात के मुताबिक दुनिया की तारीख में पहले कभी किसी जंग में यह तरीका इस्तेमाल नहीं हुआ था। सिर्फ सामान की तरसील के लिए ही यह जरिया इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब मामला मुख्तलिफ था। अर्ज़े पाक के दिफा के अहद को पूरा करने का वक्त आ गया था। मौके पर मौजूद हर अफसर व जवान इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए पुरजोश था। सरफरोश व जानिसार, जुर्रतों के राजदार, शाह सवार व शह सवार, बंदगाने किरदगार, शान लश्कर जिहाद, पाक फौज जिंदाबाद। 19 अप्रैल 1989 को फैसला हुआ कि ये टास्क कैप्टन कामरान को दिया जाए, लेकिन वहीं पर मौजूद लेफ्टिनेंट नवीद का इसरार था कि ये सादत पहले वो हासिल करना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाए। ये बात जब मेरे इल्म में आई तो मैं माजी के उस वक्त में पहुंच गई जब सफ बस्ता थे अरब के जवानान देवबंद, थी मुंतज़िर हिना की उरूसे ज़मीन शाम एक नौजवान सूरत सीमाब मुस्तरिब। आकर हुआ अमीर असाकर से हम कलाम, अबू बैदा रुखसते बेकार दे मुझे, लबरेज हो गया है मेरे सब्र सुकून का जाम। जिंदगी एक बार मिलती है, जान किसको अजीज नहीं होती, लेकिन इस एहसास को क्या नाम दिया जाए? क्या वो लज्जत सरशारी होगी कि मौत का कोई खौफ नहीं, बल्कि एक से बढ़ के एक दूसरा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना जंगी तारीख के इस अनहोने और मुश्किल तरीन ऑपरेशन के मरकजी किरदारों से खुद बात करके इस मारके की तफसीलात मालूम करूं। मैंने उस वक्त के लेफ्टिनेंट नवीद और आज के मेजर नवीद सितारे जुर्रत तमग़े इम्तियाज से राब्ता किया।
انہوں نے بتایا کہ سیاچن پر اس سے پہلے کبھی ایسا سلنگ آپریشن نہیں ہوا تھا۔ ایسے علاقے میں آپ اس طرح ہیلی کاپٹر سے رسے سے لٹک کے جائیں جہاں گریویٹیشن پل ہو، ماما کلاؤڈز ہو، بلیزر چل رہا ہو، آکسیجن کی شدید کمی ہو، برف اور ہوا کا طوفان ہو اور دشمن کے فائر کا بھی اندیشہ ہو۔ مجھے رسے کی مدد سے ہیلی کاپٹر کے نیچے لٹکایا گیا۔ ہیلی کے اڑان بھرنے کے ساتھ ہی برفانی طوفان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں ہیلی کے نیچے رسے سے لٹکتا جا رہا تھا۔ یخ بستہ ہوا کے تھپیڑے میرے جسم پر لگ رہے تھے۔ مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ موسم کی شدت اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میرے ناک اور کان سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ پوائنٹ 2258 کے نیچے اور تھوڑا پیچھے مجھے رننگ ڈراپ دیا گیا، یعنی گرایا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے میرے مقصد میں سرخرو فرما۔ سلام ہے اس آپریشن میں شامل پاک فوج کے ان دونوں ہوا بازوں کیپٹن سہگل اور کیپٹن ضیاء کی جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کو، جنہوں نے اس آپریشن کو انجام دینے میں کلیدی کردار ادا کیا، کیونکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو اتنی اونچائی تک لے کے جانا اور سلنگ آپریشن کو انجام دینا واقعی غیر معمولی بات ہے۔ اور اقبال نے ایسے ہی دلیر شاہینوں کے لیے تو کہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہیلی ایس ایس جی کے نائک یعقوب کو لے کر آیا۔ پرواز کے دوران ہی نائک یعقوب کو فروسٹ بائٹ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پہاڑی کے دوسری طرف مجھے دشمن کی موومنٹ نظر آئی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ دشمن بھی پوائنٹ 2258 کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اپنی ایس ایم جی سے کچھ فائر مختلف جگہوں پر بیٹھ کر کیے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو یہ تاثر دیا جائے کہ پاک فوج ان سے پہلے اس مقام پر پہنچ گئی تاکہ ان کی پروگریس کو سلو کیا جائے اور اس دوران ہماری مزید نفری پہنچ جائے۔ آج پھر ملت بیضا کے علم اٹھے ہیں، آج پھر ایبک و بابر کے قدم اٹھے ہیں، آج سے کفر پہ فرمان قضا نافذ ہے، اب ہمارا ہے یہ اعلان کہ ہم اٹھے ہیں۔ ہیلی کاپٹر اپنی تیسری پرواز کے دوران ہمارے لیے کھانے پینے اور ٹینٹ وغیرہ کا بنڈل لا رہا تھا تو دشمن کا فائر اس بنڈل پر لگا اور سارا سامان رستے میں ہی گر گیا۔ اگلے 2 دن تک موسم کی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کی پرواز ممکن نہ ہو سکی۔ میں اور نائک یعقوب کھلے آسمان تلے دشمن سے زیادہ اس بے رحم موسم سے لڑتے رہے۔ چونکہ 2 دن تک برفانی طوفان جاری رہا، نائک یعقوب کے ساتھ مجھے بھی فروسٹ بائٹ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے زمین و آسمان کے مالک، ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ اس موسم کے ٹھیک ہوتے ہی ہمارے مزید ساتھی پہنچ جائیں تاکہ اس سیکٹر میں دشمن کی پیش رفت کو روکا جا سکے۔ میں کیا لکھوں ان شیر بہادر جاں بازوں کے لیے کہ اس کڑے وقت میں بھی اپنی جان سے زیادہ پاک سرزمین کے دفاع کا جذبہ ہر تکلیف اور ہر پریشانی پر حاوی تھا۔ سلام شوق یا ساکر کے نوجوانوں کو، بلال و بوذر و طارق کی یادگار ہیں آپ، وطن کی فوج ظفر موج کا جلال و جمال، وطن کی عزت و حرمت کے پاسدار ہیں آپ۔ 21 اپریل 1989 کو موسم تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہوا۔ پاک فوج کے ایک اور شیر دل افسر کیپٹن کامران کی باری تھی جو 2 دن سے بے صبری سے آگے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ کرنل کامران نے گفتگو کے دوران مجھے اپنے اس معرکۃ العارہ اور مشکل ترین سفر کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ موسم صاف ہوتے ہی مجھے رسے کی مدد سے ہیلی کاپٹر کے نیچے لٹکایا گیا، ساتھ میں ضروری سامان کا ایک بیگ جس میں وائرلیس سیٹ، اسلحہ، کھانے کی چیزیں وغیرہ بھر کے میری کمر کے ساتھ باندھا گیا۔ جیسے ہی ہیلی نے پرواز بھری، ہیلی پیڈ پر کھڑے جوانوں کی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد کے نعروں کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے دل سے دعا کی، یا اللہ، جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا جا رہا ہے مجھے اس میں کامیابی عطا کرنا۔ شدید ہوا کی وجہ سے پرواز انتہائی ناہموار تھی۔ ایک شدید جھٹکے کے نتیجے میں میرا جسم اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا، یعنی میرا سر نیچے اور پاؤں اوپر کی طرف ہو گئے۔ باقی تقریباً 15 منٹ کا سفر میں نے اسی حالت میں طے کیا۔ اس دوران میں نے سیدھا ہونے کی بہت کوشش کی، جس کی وجہ سے میری کمر پر بندھے ہوئے سامان کا بیگ جس میں میرا ویپن بھی تھا گر گیا۔ پائلٹ کی کوشش تھی مجھے اسی جگہ ڈراپ کیا جائے جہاں نوید موجود تھا، مگر اسی دوران دشمن کا فائر آنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑی دور گرا دیا گیا۔ پہاڑ کی سلوپ پر گرنے کے بعد میری حالت یہ تھی کہ نہ میرے پاس ویپن تھا نہ ہی ضروری سامان، سب کچھ رستے میں گر گیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر تک اپنے حواس بحال کیے، پھر میں نے نوید والی پوزیشن کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس دوران میرے ارد گرد دشمن کا فائر آ رہا تھا۔ جب میں لیفٹیننٹ نوید اور یعقوب کے پاس پہنچا تو وہ 2 دن تک کھلے آسمان تلے رہنے کی وجہ سے خاصی حد تک فروسٹ بائٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ جسم پر نقاہت بھی طاری تھی، لیکن اللہ کے فضل سے جذبے اور ہمت میں کوئی کمی نہیں تھی۔
इसी दौरान दुश्मन का हेलीकॉप्टर हमारी तरफ आता दिखाई दिया। मैंने नवीद की SMG लेकर उस पर फायर किया, जिसके नतीजे में वो हेली वापस चला गया। कुछ देर के बाद पाक फौज का एक और हेलीकॉप्टर आया, जिसमें मेरे लिए वेपन, वॉकी टॉकी और कुछ राशन का बैग था। उसने वो हमारे करीब गिरा दिया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब मेरे पास अपना वेपन था और वॉकी टॉकी के जरिए मेरा राब्ता अपने सेक्टर हेडक्वार्टर पर भी हो गया था। मैंने नवीद और याकूब को बैग से निकालकर कुछ खजूरें खाने को दी, लेकिन फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उनके जबड़े इतने खराब हो चुके थे कि वो खजूर चबा नहीं सकते थे। मैंने बर्फ लेकर उसमें एनर्जाइल मिलाकर नवीद के मुंह में टपकाने की कोशिश की, लेकिन उसका हलक बंद होने की वजह से पानी भी नहीं निकल पा रहा था। आखिरकार मजबूर होकर मैंने एनर्जाइल का एक घूंट अपने मुंह में भर के प्रेशर से नवीद के मुंह में डाला, जिसकी वजह से कुछ कतरे उसके गले में चले गए। मैंने याकूब के साथ भी यही प्रोसीजर किया। उसके बाद मैंने नवीद के कान में अजान दी। इतनी देर में हेलीकॉप्टर मजीद 5 जवान और कुछ जरूरी सामान लेकर पहुंच गया। फिर हम सब ने मिलकर उस जगह को कंसोलिडेट किया और एक महफूज जगह पर 2 छोटे टेंट भी नस्ब किए। अब इस पोजीशन ने हमारे लिए बेस कैंप का काम करना था। आज भी जुमक सेक्टर की जगह नवीद बेस के नाम से जानी जाती है। मैंने 3 जवान यानी लांस हवालदार असलम, नाइक जावेद और सिपाही सैद खान को साथ लिया और अपने मिशन के मुश्किल तरीन मरहले यानी पॉइंट 22158 की तरफ सफर का आगाज किया। वो रास्ता ऐसा था कि जिसमें तकरीबन 3500 फीट की गहरी खाई थी और उसकी दूसरी जानिब बिल्कुल वर्टिकल स्लोप था। खाई क्रॉस करने के बाद हमने अमूदी ढलान पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन बर्फ की वजह से पांव बार बार स्लिप हो रहे थे और चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका हल हमने रस्सों की मदद से निकाला, यानी बर्फीली चट्टानों में मेखने ठोककर और रस्से बांधकर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू किया। जब हमारी टीम तकरीबन चट्टान के दरमियान तक पहुंची तो दुश्मन ने हमें स्पॉट कर लिया और उसकी तरफ से हम पर शदीद फायर आना शुरू हो गए। हम रस्सों की मदद से तकरीबन लटके हुए थे और फायर से बचने की कोई जगह भी नहीं थी। मैंने अपने साथियों को कहा कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम नीचे वापस चले जाएं या चोटी की जानिब चढ़ते हैं, क्योंकि गोली तो नीचे उतरते हुए भी लग सकती है और ऊपर चढ़ते हुए। तारिक बिन जियाद की तरह मैंने अपनी कश्तियां जला दी हैं, हमारे पास वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे तमाम साथियों ने एक ज़बान होकर कहा, सर हम ऊपर चलेंगे। जो गैरतमंद राह हक में थे मसरूफ जांबाजी, अब तक नाम उनका हो गया अल्लाह के गाजी। कर्नल कामरान ने बताया कि दुश्मन की जानिब से फायर आता रहा, लेकिन अल्लाह ने हमारी हिफाजत की और हम ऊपर की तरफ चढ़ते रहे। बीच में एक ऐसा मौका आया कि पांव स्लिप होने की वजह से मैं फिसलकर रस्से से लटक गया। मुझे नीचे हजारों फीट गहरी खाई नजर आ रही थी। अल्लाह ने अपना करम किया, मुझे हिम्मत दी और मैंने दोबारा अपना तवाजुन ठीक किया। जब मैं रस्से से हवा में लटक रहा था तो मौत मुझे सामने नजर आई। यकीन करें, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं था। मैं अपना मिशन मुकम्मल करना चाहता था। मैंने अल्लाह ताला को उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे बदर का वास्ता देकर दुआ मांगी कि या अल्लाह, जैसे तूने बदर वालों की मदद की थी, आज उनके सदक़े में हमें भी कामयाबी अता कर। असहाबे बदर का वास्ता सुनकर बाखुदा मेरी आंखों में आंसू आ गए। महो अंजुम पे उस मिट्टी के जर्रे मुस्कुराते हैं, जुबाने हाल से माजी के अफसाने सुनाते हैं। नहीं था 313 से आगे तक शुमार उनका, सुना ये है कि उनके साथ था परवरदिगार उनका। निहत्ते थे मगर तस्कीनो इत्मीनान रखते थे कि सामा पर नहीं ईमान पर ईमान रखते थे। न तेगो तीर पर तकिया, खंजर पर न भाले पर, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। वो लश्कर दुनिया में सबसे अनोखा था, निराला था कि उस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। क्या अजीब इत्तेफाक था कि मारका बदर भी माह रमजान में हुआ और मारका चुमक भी रमजान में हो रहा था। फर्जंदाने वतन ऊपर की जानिब चढ़ाई कर रहे थे। चलना बहुत मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। इस दौरान सेक्टर कमांडर ने कैप्टन कामरान से सूरत हाल पूछी। कैप्टन कामरान का जवाब था, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। सर, इंशाल्लाह फतह करीब है। आफरीन है इस पाक धरती की माओं पर जिन्होंने ऐसे शेर बहादुर पैदा किए जो मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान पर खेल रहे थे। जिस्म जान को चीरती हुई बेरहम ठंडक, रस्सों की मदद से चढ़ते हुए शल बाजू और बर्फ में जमते हुए पांव और दुश्मन का आतक व फायर, मगर हिम्मत न हारी पीशाए ईमा के शेरों ने। शुजात की दिखा दी शान इस्लामी दलेरों ने। आखिरकार कैप्टन कामरान और उनके साथी चुमक सेक्टर की सबसे बुलंद चोटी पॉइंट 22158 पर पहुंच गए।
कुछ इस अदा से इन फर्जंदान तौहीद ने ये मारका सर अंजाम दिया। खुदा की रहमत को जोश आया, उसका करम शामिल हाल हुआ। उस चोटी पर कब्जा करने का दुश्मन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। कामरान ने वॉकी टॉकी पर सेक्टर कमांडर को नवीद सुनाते हुए कुरान पाक की आयत पढ़ी, जिसका तर्जुमा है, हक आ गया और बातिल चला गया और बेशक बातिल जाने के लिए है। इस दौरान दुश्मन ने .22158 पर फायर किया, जिसका कैप्टन कामरान और उनके साथियों ने भरपूर जवाब दिया। दुश्मन जान गया था कि वो .22158 पर पहुंचने की रेस हार चुका है और उसकी उस इलाके में कायम करदा 3 और पोस्ट कामरान और उसके साथियों की ऑब्जर्वेशन और फायरिंग रेंज में आ चुकी हैं। बता दिया है मेरी फौज के जवानों ने, हमारे साथ लड़ोगे तो हश्र क्या होगा। ये बात वादिये गंगो जमन को याद रहे, हिमालय पे हमारा ही नक्श पा होगा। ये चोटी जो पहले अपनी बुलंदी की वजह से पहचानी जाती थी, वो आज तक और हमेशा के लिए कामरान टॉप के नाम से जानी जाती और पहचानी जाती रहेगी। ये वाजे हो गया क्या खबर ए हिंदुस्तां हम हैं, खुदा के फजल से इस मार्के में कामरा हम हैं। उठें तो गर्दिशे दौरां कदम बोसी को हाजिर हो, पढ़ें तो लश्करे कुफ्फार पे तैगे रवां हम हैं। निकल आए सरे मैदान अली का बांकपन लेकर, तो फिर दश्तो जबल में हैबते शेरे जियां हम हैं। जुर्रत और शुजात के इस बेमिसाल कारनामे पर कैप्टन कामरान और लेफ्टिनेंट नवीद को सितारा जुर्रत से नवाजा गया और कैप्टन कामरान को मेजर और लेफ्टिनेंट नवीद को कैप्टन के रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। शाहचंद की तारीख की यह बहुत बड़ी फतह थी। इस मार्के ने एक बार फिर साबित कर दिया कि खालिद बिन वलीद, तारिक बिन जियाद, मूसा बिन नुसैर, सुल्तान टीपू शहीद के जानशीनों का लहू आज भी सुर्ख है। कैप्टन कामरान, लेफ्टिनेंट नवीद और उनके साथियों की तरह मादरे वतन के सपूत आज भी इस बुलंद तरीन जंगी महाज पर इस सब्ज हिलाली परचम की हुर्मत इसी जज्बे से कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में इज्जत और सरबुलंदी सिर्फ उनके लिए है जो उसकी कीमत अदा कर सकते हैं। कौम की अजमत की दास्तानें उसी खून से लिखी जाती हैं जो दिफाए वतन के लिए बहने को तैयार है। हमने हर अहद के फिरऔन को गरकाब किया, हम हैं दरियाओं में तूफान उठाने वाले। हमने कुफ्फार को मुंह तोड़ शिकस्तें दी हैं, हम हैं हर दौर की तारीख बनाने वाले। मैंने ब्रैकेट में ये भी मेंशन किया था कि मेरी ये तहरीर आज से 31 बरस कबल 19 अप्रैल 1989 में होने वाले इस तारीखी मार्के के फातिहीन गाजियान चुमक का एक छोटा सा हदिया है और फिदायान रसूल के गयूर बेटों के लिए जो दिफाए वतन के मुकद्दस फरीदा सर अंजाम दे रहे हैं, सलामती की दुआ है। मेरी कौम के पासबानों की खैर, मेरी मुमलिकत के लिवा को सलाम। गुलामान आले नबी जिंदाबाद, फिदायान खैरुल वरा को सलाम। अजीज़त दिलो जान है ये वतन, वतन की मुकद्दस फिजा को सलाम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, फर्जंदान पाकिस्तान पाइंदाबाद।